Hello students, this is 7th and the last lecture of the chapter Life Processes, in which we will discuss about excretion. In the last 6th lecture, we covered various topics like nutrition, digestion, respiration and transportation. Today, we will discuss about the topic excretion. So, before starting excretion, we need to summarize the topics we have already covered in our chapter so that the excretion can be understood easily. अभी तक हमने देखा कि जो फूड हमने विद हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन गेन किया, उस फूड को हमने डाइजेशन की हेल्प से कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड बनाया जिसे ग्लूकोज कहते हैं. उस ग्लूकोज को हमने ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया ताकि हर एक सेल तक वो फूड पहुंच सके और हर एक सेल में रेस्पायरेशन की हेल्प से उस फूड को ब्रेक डाउन किया गया ताकि वहाँ से एनर्जी मिल सके या अदर यूजफुल कंपोनेंट्स मिल सकें, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स या एनर्जी गिविंग फूड्स. तो जब भी हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे कुछ यूजफुल कंपोनेंट निकलेंगे और कुछ नॉन यूजफुल कंपोनेंट निकलेंगे. फॉर एग्जांपल, जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया तो वहाँ से हमारे पास क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा और एनर्जी निकलेगी. अगर हम प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो वहाँ से निकलेंगे अमाइनो एसिड्स और अमोनियम आयंस हो सकते हैं जब अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन किया जाएगा. तो अमीनो एसिड्स तो बॉडी बिल्डिंग में यूज़ हो जाएंगे, हमारी बॉडी की ग्रोथ में यूज़ हो जाएंगे. इस केस में जो एनर्जी निकलेगी ग्लूकोज के केस में वो हमारी बॉडी में यूज़ हो जाएगी. लेकिन जो एक्स्ट्रा मैटर होगा जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मान लें कार्बन डाइऑक्साइड है या ये अमोनियम आयंस हैं, इनको हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा. अब क्योंकि ये बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, इनको जिस प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं हम एक्सक्रीशन. सो इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. अब इसे कहा गया है मेटाबॉलिक वेस्ट. हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म क्या होता है. ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी आर नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म यानी जोड़ना, कैटाबॉलिज्म यानी तोड़ना. तो मेटाबॉलिज्म में जब हमारे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन हो रहा है तो कैटाबॉलिज्म के अंडर आएगा और वहाँ से कुछ यूजफुल और कुछ नॉन यूजफुल कंपोनेंट निकलते हैं. और उन नॉन यूजफुल कंपोनेंट को जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, जैसे अमोनिया, हमारी बॉडी से हमें बाहर निकालना है. तो उसके लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम. और ह्यूमंस के केस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ 4 मेन कंपोनेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज ए पेयर ऑफ किडनीज. जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये बीन शेप स्ट्रक्चर हैं, दीज आर 2 किडनीज. इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग 2 किडनीज जो हैं, हर एक किडनी की लेंथ होती 10 से 12 सेंटीमीटर तक. इसके बाद ए पेयर ऑफ यूरेटर, जो यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिए गए हैं, हर एक किडनी से इमर्ज आउट हो रहे हैं, जो इनको बोलते हैं हम यूरेटर. थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे या यूरेटर मिलते हैं एक सिंगल स्ट्रक्चर में, सैक लाइक स्ट्रक्चर में, उसको कहते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर. एंड द लास्ट वन इज यूरेथ्रा, जो ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर की, उसको कहते हैं हम यूरेथ्रा. यही क्वेश्चन आपसे बार बार पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ यूरिन. यूरिन कहाँ बनता है और कहाँ से बाहर निकलेगा, उसका प्रॉपर कोर्स बताइए. तो पहले होता है किडनी, फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा. क्योंकि यहाँ पे 2 नाम कौन कौन से, एक यूरेटर और यूरेथ्रा, लगभग सेम लगते हैं, तो इनको ही आगे भी इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया जाता है ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके. लेकिन याद रखें, किडनी के बाद यूरिन जाएगा यूरेटर में, उसका ब्लैडर और लास्ट में यूरेथ्रा होगा. ठीक है, तो हम इस डायग्राम को पहले अच्छे से देख लेते हैं जूम इन करके. ये डायग्राम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का. ह्यूमंस में किडनीज आर द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, which help in getting rid of
द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। तो किडनी, दीज आर बीन शेप स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। किडनी में ऐसा क्या है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है? तो किडनी में देयर आर millions of funnel-like structures known as nephrons. These are known as nephrons. Nephrons are structural and functional unit of kidney, जिसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. So let's discuss about nephrons now. Here we have given with the diagram of the nephron. नेफ्रॉन की खासियत क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ही हेल्प करता है ब्लड के फिल्ट्रेशन में. आप देखेंगे नेफ्रॉन में ब्लड का जो फ्लो है वो कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में, दो अपोजिट डायरेक्शन में. इस साइड से यहाँ ब्लड आ रहा है, फिर यहीं से इस साइड को ये मूव कर रहा है. यही जो स्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में. कौन सा मैकेनिज्म? काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो हमारे यूरिन को कंसंट्रेट करता है. आप आगे देखेंगे कि हमारी बॉडी में हर दो किडनी में लगभग हर मिनट 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट बनता है जो ब्लड से निकलता है. लेकिन इतना फिल्ट्रेट हम बॉडी के बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतना अगर हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो उस केस में काउंटर करंट मैकेनिज्म ही काम आता है जो हमारे एक्सेसिव वाटर को बॉडी में रीएब्जॉर्ब करवा देता है. पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ढंग से देखेंगे. नेफ्रॉन के मेन दो पार्ट होते हैं, एक मालफिजियन बॉडी एंड सेकेंड रिनल ट्यूब्यूल. जो ये स्ट्रक्चर है कप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज मालफिजियन बॉडी एंड दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज रिनल ट्यूब्यूल. If we discuss the Malpighian body in detail, Malpighian body had two components. One is Bowman's capsule and second is glomerulus. जो ये कप शेप का स्ट्रक्चर दिया है आउटर, ये है Bowman's capsule. और इसके अंदर जो ये टफ्ट है, एक गुच्छा है आर्ट्रियोल, जिसको लिखा है अफरेंट आर्ट्रियोल, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस. Bowman's कैप्सूल में ही सारा फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है. किस तरह से देखेंगे हम? अगर इसी को मैं जूम करूं स्ट्रक्चर को यहाँ पे इस तरह से, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है Bowman's कैप्सूल. इसमें कुछ सेल होते हैं यहाँ पे, उसको कहते हैं पोडोसाइट्स. क्या कहते हैं उनको हम? पोडोसाइट्स. वैसे 10th के कोर्स में ये नहीं है ये सेल का नाम, लेकिन याद रखें कि पोडोसाइट हेल्प करते हैं फिल्ट्रेट बनाने में. और यहाँ पे आती है अफरेंट आर्ट्रियोल. अफरेंट आर्ट्रियोल मीन्स ये तरह से कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड लेके आती हैं. अब इसी ब्लड को फिल्टर करना है हमें, तो ये ब्लड आएगा अंडर प्रेशर, इसमें मूवमेंट इसकी फास्ट होगी. उसी अंडर प्रेशर यहाँ से इस ब्लड से फिल्ट्रेट हमारे Bowman's कैप्सूल में सीप इन हो जाता है विद हेल्प ऑफ पोडोसाइट. और इस प्रोसेस कहते हैं हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. means under pressure movement of filtrate from afferent arteriole to the Bowman's capsule, it is known as ultrafiltration. यहीं से फिल्ट्रेट बनेगा, यानी हमारे ब्लड में से एक्स्ट्रा वाटर, सोल्यूट्स, ड्रग्स वगैरह को हमारे नेफ्रॉन फिल्टर कर लेते हैं. यहाँ पे जब हमारे पास फिल्ट्रेट अब यहाँ Bowman's कैप्सूल में आ चुका है, यानी हमारा प्राइमरी पर्पस क्लियर हो चुका है. लेकिन हमने कहा ग्लोमेरुलस में हर मिनट 125 ml फिल्ट्रेट बनता है. हर मिनट दोनों किडनी के जितने भी ग्लोमेरुल हमारे पास नेफ्रॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, वो 125 ml हर एक मिनट में फिल्ट्रेट बनाते हैं. अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनेगा. लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक दिन में जो यूरिन का अमाउंट है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है वो है अबाउट 1.5 लीटर, 1.5 लीटर. तो इतना जो फिल्ट्रेट बना उसका यूरिन ओनली इतना ही निकला. ये कैसे पॉसिबल है? तो जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल होता है, इसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर एंड यूजफुल आयंस को हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन की हेल्प से.
और एक हार्मोन है, इसका नाम है ADH, उसकी हेल्प से इसको रीएब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। तो जो फाइनल हमारा यूरिन निकलेगा वो होगा ओनली लगभग 1.5 लीटर। तो हम देखेंगे ये कैसे होता है। रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। यहाँ मोस्ट ऑफ द वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, सोडियम आयन बाहर निकल जाते हैं, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सारे बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी अब ये हमारे यूरिन में नहीं रहेंगे। जो सेकंड पार्ट है जिसको कहते हैं हम लूप ऑफ हेनले, जो थिन पार्ट है उसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, यहाँ से मोस्टली वाटर ही बाहर निकलता है, यानी यहाँ हमारा यूरिन और कंसंट्रेट हो जाएगा। और जो लास्ट पार्ट है इसको कहते हैं DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से वाटर निकलता है बॉडी नेफ्रॉन के बाहर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ADH हार्मोन। ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर ये हार्मोन प्रेजेंट होगा तो मोस्ट ऑफ द वाटर DCT से बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारा यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा। अगर ये हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता है तो DCT में से वाटर बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी यूरिन का अमाउंट ज़्यादा बनेगा, यूरिन कैसा रहेगा, डाइल्यूट। उस सिचुएशन में हमें बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा और उस डिसऑर्डर को कहते हैं हम डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस वो बीमारी है जिसमें हमें डाइल्यूट यूरिन बहुत बार आता है, क्योंकि यूरिन का अमाउंट ज़्यादा बनता है, और ये कब होता है, जब ADH हमारी बॉडी में सिक्रीट ना हो। अब यहाँ पे DCT तक आते आते हमारा यूरिन बहुत कंसंट्रेट हो जाता है और जो फाइनल फिल्ट्रेट बनेगा वो कलेक्टिंग डक्ट में भेज दिया जाता है फ्रॉम नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट ऐसी डक्ट है जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन की सिक्रीशन आती है, इसलिए से कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स की सिक्रीशन को कलेक्ट करती है। कलेक्टिंग डक्ट के बाद जो फिल्ट्रेट जाएगा, यूरिन जाएगा, वो जाएगा हमारे यूरेटर के अंदर। यूरेटर के बाद जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और फाइनली यूरेथ्रा से ये यूरिन बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारा नेफ्रॉन काम करता है। हमने कहा कौन सा मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प करता है यूरिन को कंसंट्रेट करने में। हमारी बॉडी में हर मिनट लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर किया जाता है, इसकी सफाई की जाती है, और फिल्ट्रेट कितना बनता है, 125 ml पर मिनट। और दिन की बात करें तो 180 लीटर पर डे, इतना हमारे पास फिल्ट्रेट बनता है, जिसमें से फाइनली रीएब्जॉर्प्शन के बाद कितना बच जाता है, 1.5 लीटर यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। तो हमने देखा कितना फिल्ट्रेट हमारे ग्लोमेरुलस ने बनाया, 125 ml पर मिनट, और इसको कहते हैं हम GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऐसी को हम लीटर में लिखें तो 180 लीटर पर डे। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है या NET में पूछ सकते हैं। और जो हार्मोन था उसका नाम था ADH या वैसोप्रेसिन। इसकी एब्सेंस में हमें बहुत बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि यूरिन डाइल्यूट रहेगा, और इस बीमारी कहते हैं हम डायबिटीज़ इंसिपिडस। वैसे डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ इंसिपिडस है ADH की कमी से, जहाँ पे यूरिनेशन बार बार होगी, और जो डायबिटीज़ मेलिटस है वो होती है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इसको कहते हैं हम डायबिटीज़ मेलिटस। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज द कोर्स ऑफ यूरिन। तो पहले नेफ्रॉन से यूरिन बना, कलेक्टिंग डक्ट में गया, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, एंड देन विद हेल्प ऑफ ए प्रोसेस नोन एज मिक्टुरेशन और यूरिनेशन, यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। व्हाट इज मिक्टुरेशन? इट इज द रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी, इट इज नोन एज मिक्टुरेशन। तो यूरिन हमने बॉडी से बाहर निकाल दिया। यूरिन में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स थे? तो मेनली यूरिन क्या होता है, वाटर ही होता है, 96% ऑफ वाटर, 2.5% ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड 1.5% ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस।
मीन्स मोस्टली वाटर है, उसके अलावा हमारे पास जो एक्सेस न्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो हो सकते हैं, प्रोटीन्स वगैरह या ड्रग्स वगैरह, और 1.5% जो सोल्यूट हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, वो हो सकता है। जो यूरिन का कलर होता है येलो होता है, और वो क्यों है? क्योंकि यूरोक्रोम उसमें प्रेजेंट होता है। यूरोक्रोम इज ए पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ द यूरिन। ये क्वेश्चन भी कई बार NET में पूछा गया है। तो ये बात थी अगर जो हमारी नेचुरल किडनी है वो किस तरह से काम करती है। अगर किसी ह्यूमन बीइंग की किडनी खराब हो जाए तो उस केस में ब्लड को तो फिल्टर करना ही पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो उस केस में जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हम हीमोडायलाइसिस। हीमो मीन्स ब्लड, डायलिसिस मीन इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो हीमोडायलिसिस में जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं, जो ये पर्सन है इसका ब्लड आर्टरी से बाहर निकाल के थ्रू ए पंपिंग मशीन, ये पंप इसको पंप कर रहा है बॉडी से बाहर, एक एपरेटस में पंप किया जाता है जिसमें कि बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये ट्यूब्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा है 9th क्लास में व्हाट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज ए मेम्ब्रेन विच कंट्रोल द एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ट्यूब्यूल्स बने हैं और ये ट्यूब्यूल सस्पेंडेड हैं एक लिक्विड में जिसको कहते हैं हम डायलाइजिंग फ्लूइड। तो जैसे ही हमारा ब्लड इन ट्यूब्यूल से होकर गुजरता है जो कि फ्लूइड में है, तो उनमें से जो गंदगी है, वेस्ट है, वो इस फ्लूइड में पहुंच जाती है। हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हमारे ब्लड से बाहर निकल के इस फ्लूइड में पहुंच जाएगा। तो जो गंदा फ्लूइड है उसको ये मशीन यहाँ पहुंचा देती है और फ्रेश फ्लूइड इसमें फिर से डाल देती है, और जो हमारा फिल्टर्ड आउट ब्लड है, साफ ब्लड है, उसको फिर से हमारी बॉडी में पंप इन कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये हीमोडायलिसिस प्रोसेस काम करता है और इसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी कह देते हैं। तो इट इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस। अब यहाँ लिखा है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, मीन्स जब भी हम प्रोटीन्स खाते हैं तो वहाँ से अमोनिया निकलता है, और अमोनिया क्या होता है? नाइट्रोजन का ही एक कंपाउंड है, और ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो यूरिन क्या है? मेनली यूरिया से वर्ड बना है, NH3CONH3, इसका फॉर्म होता है यूरिया का। यानी इसमें है क्या? मेनली नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। तो जो हमारा यूरिन है वो क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। दिस मशीन contains a number of tubules with a semi-permeable membrane suspended in a tank filled with dialysing fluid। तो हमने कहा इस मशीन में क्या है? ट्यूब्यूल्स हैं जिनकी मेम्ब्रेन कैसी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और एक लिक्विड से ये घिरी रहती है। इस लिक्विड कहते हैं हम डायलाइजिंग फ्लूइड। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल किडनी काम करती है। अब ये बात थी ह्यूमन की कि किस तरह से हमारे ब्लड को साफ किया जा रहा है, फिल्टर किया जा रहा है। तो क्या प्लांट्स में भी ये एक्सक्रीशन होता है? तो इसका आंसर होगा यस। फर्स्ट, विद हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन प्लांट्स एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। इसके अलावा रेजिन्स एंड गम्स, प्लांट्स में से रेजिन और गम्स भी निकलते हैं कुछ, वो भी प्लांट्स के मेटाबॉलिक वेस्ट ही होते हैं। और जो प्लांट्स के ओल्डर पार्ट्स हैं, कुछ लीव्स हो जाएंगी पुरानी, मान ली कुछ ब्रांचेस हो गई, तो उन पार्ट्स में भी अपने ये वेस्ट को स्टोर कर देते हैं, जिन पार्ट्स को बाद में ये गिरा देते हैं। ये पत्तियां नीचे झड़ जाएंगी तो प्लांट्स को अपने वेस्ट प्रोडक्ट से भी निजात मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से अपनी बॉडी में ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं और वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक बार रिकैप करते हैं। ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 मेन कंपोनेंट हैं: किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनीज आर bean shape in structure which has millions of nephrons. Nephrons are the structural and functional unit of kidney, which is instead consist of 2 main structures, that is Malpighian body and renal tubule. Malpighian body has
a cup-like Bowman's capsule, and a tuft of arterioles known as glomerulus. Glomerulus filter out blood or give filtrate to the Bowman's capsule by the rate known as glomerular filtration rate, and it is 125 ml of per minute. 125 ml पर मिनट इसमें से फिल्ट्रेट हमारे Bowman's कैप्सूल में जमा होता है दोनों किडनीज में। इसके बाद जो फिल्ट्रेट बना उसको उसमें से जो वाटर और सोल्यूट्स होंगे उसको रीएब्जॉर्ब किया जाएगा विद हेल्प फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल हैज़ 3 parts. PCT means proximal convoluted tubule, then thin part is loop of Henle, and DCT or distal convoluted tubule. The filtrate which is formed inside a glomerulus is collected by a collecting duct, and it gives this filtrate to the ureter. Then this ureter pass this filtrate to the urinary bladder, and after it from urethra the urine is passed out, known as micturition. The process which help in the filtration of blood is known as ultrafiltration, in which a hormone known as ADH also help. ADH help in the reabsorption of water from DCT, and it is secreted by the pituitary gland. Urine is mainly water and some organic and inorganic solutes, and its yellow color is due to urochrome. In case the natural kidney is not working properly, a process known as hemodialysis is used to filter out blood in human body. Then in case of plants, through transpiration or resin and gums, or in older parts, the waste material is get rid of. So this is all about the excretion for your 10th class. होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह घर बैठ के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।